हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक मैग्नेटिज्म में लेकर आ गया हूँ। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बेहतरीन सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन। अब ये सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, क्या काम करता है, इसके बारे में सारी सूचना हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, ये देखा गया कि अगर एक कॉइल में, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने एक ऐसा इसमें जो है अरेंजमेंट दे दिया। तीन अरेंजमेंट हम बनाएंगे यहां पे। दूसरा अरेंजमेंट और एक ये तीसरा अरेंजमेंट। बच्चों, हमने ये देखा कि अगर इन कॉइल्स में हम करंट को फ्लो करते हैं बाय और गिवन सेल, जो सेल है इससे हम करंट फ्लो कर देते हैं। हमने कनेक्शन दिया, यहां करंट फ्लो हो गया और थोड़ी देर तक ये करंट फ्लो होता रहा। बट उसके कुछ देर के बाद, मींस जब ये अपनी स्टेडी स्टेट पा जाता है, अब स्टेडी स्टेट पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जब ये अपनी स्टेडी स्टेट में होता है और अगर हम देखें कि I में नो चेंज, कोई चेंज ना करें, इस करंट में हम कोई चेंज ना करें, तो इस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि अगर इस कॉइल में कोई करंट में कोई चेंज नहीं करते हैं तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है। अब अगर किसी कॉइल में हम क्या करते हैं कि इस रिहोस्टेट से इधर की तरफ की को शिफ्ट करते हैं। बच्चों, आपको पता है जब इस रिहोस्टेट को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की लेंथ कम होगी, मींस रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें करंट क्या होगा, बढ़ेगा। जब करंट बढ़ने लगता है, इस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि यहां भी एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है, बट वो इंड्यूस्ड करंट क्या करती है, इसके अपोजिट प्रोड्यूस होती है। अच्छा, जब यहां पे हम क्या करते हैं, अब हम इस कॉइल को पीछे की तरफ, इस रिहोस्टेट को बैक साइड में उधर शिफ्ट करते हैं। जब उधर शिफ्ट करेंगे, सीधी सी बात है, इसका रेजिस्टेंस लगातार इंक्रीज होगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगा। और जब करंट डिक्रीज हो जाएगा, ये करंट क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। इस सिचुएशन में एक इंड्यूस्ड करंट इसी की डायरेक्शन में फ्लो हो जाती है। इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, व्हेन, देखिए सेल्फ इंडक्शन कब होता है, जब करंट इंक्रीज हो रही हो या करंट डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। इसका मतलब आपको एक बात क्लियर हो गई, क्या, कि सेल्फ इंडक्शन तभी होता है जब करंट में चेंज होता है। अगर करंट में चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट करंट है, तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी सेल्फ इंडक्शन की, व्हेन current change through any coil,
जब किसी कॉइल में क्या होता है, करंट का चेंज होता है। देन एन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सेम कॉइल ड्यू टू चेंजिंग ऑफ करंट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, या दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो किसी कॉइल में करंट के चेंज हो जाने से उसी में एक इंड्यूस्ड करंट का प्रोड्यूस हो जाना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपको लगा होगा कि यहां पे करंट अपोजिट में, यहां उसी डायरेक्शन में, ऐसा कैसे हो गया? तो भाई लेंज लॉ हमको बताता था इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजिट्स द कॉज बाय व्हिच इट इज जनरेटेड। यहां पे इंड्यूस्ड करंट क्यों प्रोड्यूस हुई? ड्यू टू इंक्रीजिंग, तो वो इसका अपोज करेगी, अप्रोच करेगी। इसका मतलब क्या चाहेगी कि इसकी इंक्रीज होने को कम करे, मींस उसको घटाने की कोशिश करेगी, तो ये उसके अपोजिट में फ्लो हो जाएगी। बट इन दिस सिचुएशन द करंट इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली, तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगी? वो कहेगी भाई डिक्रीज मत हो। क्यों? हमने आपको समझाया इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज बाय व्हिच इट इज जनरेटेड। तो यहां क्यों जनरेट हुई? इसके डिक्रीज होने की वजह से। तो ये कहेगी भाई डिक्रीज मत हो, मतलब उसको पावर देगी, भैया तुम बढ़ो। तो ये उसको करंट को फिर उसी सेम डायरेक्शन में फ्लो होके सपोर्ट करेगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्शन में इंड्यूस्ड करंट होती है ड्यू टू लेंज लॉ हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछा जाता है आप इसमें यह बताइए कि अगर सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो बच्चों आपको मैं यहां बता दूं, यह देखा गया कि जो सेल्फ इंडक्शन है, कौन है? सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। अच्छा सर, फ्लक्स में चेंज कैसे हो रहा, पहले हमको यह समझाइए। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, हम सपोज कर लेते हैं कि यहां जब करंट फ्लो करेंगे, भाई हमको पता है अगर किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो होती तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट एन आई। जब करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फ्लक्स एन फाई वो भी इंक्रीज होगा। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि एन फाई मीन्स नंबर ऑफ फ्लक्स। हाँ, तो बच्चों मैं ये सपोज कर लेता हूं कि एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है। किसी टाइम पे जब I करंट फ्लो हो रही थी उस समय इसका एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स फाई था। इस सिचुएशन में नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, बच्चों नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स विद द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ये नंबर ऑफ टर्न्स का फ्लक्स से मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो जो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज होता है इट डिपेंड्स ऑन करंट। मींस करंट जितनी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, करंट ज्यादा होगी बी ज्यादा होगा, बी ज्यादा होगा फाई ज्यादा होगा, फाई ज्यादा होगा, इन फाई ज्यादा होगा, तो सिंपल। तो एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। इट मींस एन फाई is equal to Li, where L is called coefficient of self induction, is called coefficient of self induction और self inductance। इसको बच्चों हम लोग ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस।
L is a constant for a given coil and its value is n phi upon I and it is called self inductance. बच्चों यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन भी आती है. इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर ये मान ले किसी कॉइल में करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, देन L इज इक्वल टू n phi. तो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन भी यहां से मिल जाती है. क्या मिलती है बच्चों? इफ करंट इज इन द कॉइल इज 1 एम्पियर, then the value of number of flux linkage is called self inductance and its unit is Henry. इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? हेनरी होती है. एक बात का और ध्यान रखना, सेल्फ इंडक्टेंस इन अ सर्किट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रिकल इनर्सिया. सेल्फ इंडक्टेंस कैसा बिहेव करता है? जैसे इलेक्ट्रिकल इनर्सिया हो, इसको इलेक्ट्रिकल इनर्सिया भी बोलते हैं. जैसे मास बिहेव करता है मैकेनिक्स में, वैसे सेल्फ इंडक्टेंस बिहेव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. अच्छा, ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया. ठीक, अब यहां से पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड ईएमएफ. क्या पूछा जाता है? रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड ईएमएफ. रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस L एंड ईएमएफ. कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ. स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कैसे करेंगे भाई? हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई n टर्न्स की कोई कॉइल है जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, इसके हर टर्न से पास होने वाला फ्लक्स, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? n phi अपॉन I. L की यूनिट क्या होती है? हेनरी. ठीक है. अच्छा, यहां से बात आती है कि हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ में इसका रिलेशन पाना है. तो बच्चों, फैराडेज लॉ क्या कहता है? फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ. फैराडे का कौन सा लॉ यूज करने जा रहे हैं हम? फर्स्ट लॉ. E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होता है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी एन फाई. ऐसे मैं लिख सकता हूं बच्चों. अब आपको पता है एन फाई की वैल्यू किसके बराबर लिखी जा सकती है? एल आई के बराबर. अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई, इट मीन्स ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और E is equal to, sorry, L is equal to minus E upon di upon dt. Students, if di upon dt is equal to 1 ampere per second, then L is equal to minus E. This also gives a definition of self inductance. क्या? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये किसके इक्वल है बच्चों? इंड्यूस्ड ईएमएफ के. व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. अगर कोई कहे आपसे कि 1 हेनरी की डेफिनेशन दीजिए,
तो बहुत सिंपल है, इफ E इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन L इज इक्वल टू क्या आएगा 1 हेनरी। तो हम यहां से 1 हेनरी को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इफ the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second and due to this the value of induced EMF is 1 volt, then the self inductance of the coil is equal to 1 Henry। ठीक है, ये हमारी 1 हेनरी की भी डेफिनेशन हो गई। तो हमें यहां पे कुछ चीजों का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना आना चाहिए। हाँ, तो आइए स्टूडेंट्स, जो हमने फार्मूला पढ़ा है क्या, L इज इक्वल टू माइनस का E अपान DI अपान DT, इस पर हम एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। पहले स्टूडेंट हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया कि करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 to 0, मीन्स DI कितना हो गया, चेंज इन करंट कितना हो गया बच्चों, 5 एम्पियर से 0 तक। तो इनिशियल में फाइनल को घटा लेंगे तो कितना चेंज इन करंट आएगा, ये आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, अच्छा, इफ एन एवरेज EMF इज 200 वोल्ट, E कितना दिया है बच्चों 200 वोल्ट, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और टाइम इंटरवल कितना दिया है, इन टाइम 0.1 सेकेंड, तो dt इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। सो L इज इक्वल टू E अपान DI अपान DT। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, मॉड में ले लेते हैं पूरे रिलेशन को, मीन्स पॉजिटिव साइन। तो क्या आएगा 200 अपान 5 अपान 0.1, सॉल्व कर लीजिएगा, 200 इंटू 0.1 अपान 5, 40 टाइम्स 4 हेनरी। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा 4 हेनरी। बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह का मान लीजिए आ जाए कि एक कॉइल है, देखिएगा ध्यान से, जिसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इसका इंडक्टेंस 2 हेनरी है, 0.2 हेनरी, और इसमें करंट DI अपान DT प्लस 20 एम्पियर पर सेकेंड। प्लस 20 एम्पियर पर सेकेंड का मतलब ये इंक्रीज इन करंट दिया गया है, इसका मतलब इसमें I क्या है, इंक्रीजिंग है। जबकि सेम क्वेश्चन अगला मैं दे रहा हूं कि एक कॉइल है जिसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस 0.2 हेनरी है, बट DI अपान DT इक्वल टू -20 एम्पियर पर सेकेंड। इट मींस इसमें I जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। हमसे कह रहे हैं VP माइनस VQ बताना है, और इसमें भी VP माइनस VQ ही बताना है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर करंट इंक्रीजिंग होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट किधर फ्लो होगी, भाई करंट इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड करंट इसका अपोज करेगी। अच्छा, अब ये सोचा जाता है कि अगर ऐसा काम करेगी तो अगर इसको हम सेल से कंपेयर करें तो ये किस तरह का सेल बन जाएगी। तो बच्चों इस तरफ हमको क्या करना है, फ्लो करना है करंट को। तो इसका मतलब अगर इस कॉइल की जगह मैं सेल लेने की कोशिश करता तो क्या मैं ऐसा सेल लेता, मतलब अगर ये सेल की तरह बिहेव करेगी तो ऐसा करेगी। मींस इस कंडीशन में P हायर पोटेंशियल पे होगा और Q लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये कैसा बन जाएगा बच्चों, अगर एक सिंपल इसकी जगह मैं बैटरी बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये P और ये Q, तो ये तो फाइनल हो गया कि VP माइनस VQ की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। कितनी आएगी, LDI अपान DT। L कितना है बच्चों 0.2,
di/dt 20 सॉल्व किया, कितना आंसर आया बच्चों मेरे पास? इट्स आंसर इज Vp माइनस Vq इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब इधर आ जाइए, हियर द करंट इज डिक्रीजिंग, द सिचुएशन इज सेम। जब करंट डिक्रीजिंग होगा इसका मतलब यहां पे इंड्यूस्ड करंट ऐसी फ्लो होगी कि इसके डिक्रीज होने का अपोज करेगी, क्योंकि लेंज से क्या है, वो जिस वजह से जनरेट होती है उसी का अपोज करती है। यहाँ जो बैक ईएमएफ होगा वो ऐसा चाहेगा कि करंट इधर ही फ्लो हो जाए। ये इंड्यूस्ड करंट हो गई। तो जब बच्चों ये इंड्यूस्ड करंट हो गई, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेल कैसा बनेगा भाई, इधर करंट फ्लो करना है तो उस साइड करंट कैसे फ्लो होगी, जब ये ऐसा सेल बिहेव करे, मींस P हमारा लोअर पोटेंशियल पे और Q हमारा हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो Vp माइनस Vq कैसा आएगा, माइनस का L di/dt। ये आंसर निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि ये लोअर हो गया और ये हायर हो गया। बाकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, L कितना है 0.2, di/dt कितना है 20, सॉल्व कर लेंगे बच्चों, कितना आएगा माइनस का 4 वोल्ट। एक बात और समझिएगा, किसी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस बात से डिपेंड नहीं करता करंट कितनी है, ठीक है, ये केवल इस बात से डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मींस di/dt पे डिपेंड करता है। ये एक क्वेश्चन मेरे पास है, इसमें कहा जा रहा है कि एक डायग्राम का एक पार्ट यहां पे शो किया गया है जिसमें करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, करंट की वैल्यू आपको दे दिया गया है 5 एम्पियर। करंट कितनी दी गई बच्चों, 5 एम्पियर। एंड करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट दिस, और करंट यहां पे डिक्रीज हो रही है। बच्चों आपको पता है कि देखिए रेजिस्टेंस और सेल, इनको सॉल्व करना तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा कर रखा है। मेन फंडा क्या है कि इंडक्टर, अब इंडक्टर का वोल्टेज तो L di/dt होता है, ये तो हमको पता है, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, इसमें कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड निगेटिव लेना, यही सोचना होता है। तो बच्चों अगर करंट डिक्रीज हो रही है, करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट किधर फ्लो होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बस यही सोचा करो कि ये इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने के लिए इसमें अगर बैटरी बनानी पड़ जाए तो कैसी बनेगी, तो बच्चों इसकी बैटरी कुछ, इसकी सेल कुछ इस तरह बनेगी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की सेल बन गई, बस सिंपल। अब शुरुआत करते हैं। हम इस पॉइंट को सपोज करो कह देते हैं C, इसको कह देते हैं D और ये हमारा B। तो हम सबसे पहले VA माइनस VC निकालेंगे। ये तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट है, ठीक है, इंटू रेजिस्टेंस 2, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 वोल्ट। अच्छा, फिर VC माइनस VD, देखिए VC माइनस VD, VC माइनस VD कितना आएगा 20, बट निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड को घटा रहे हैं, इसका मतलब आंसर आएगा माइनस का 20। क्यों, C लोअर पे होगा इस बैटरी के लिए और ये हायर पे होगा, तो लोअर में जब हायर घटाएंगे तो आंसर निगेटिव आएगा। फिर VD माइनस VB, इसको आप ध्यान से देखिए, तो VD माइनस VB क्या होगा बच्चों 10 भाई L, तो 10 मिली हेनरी 10 की पावर माइनस 3 इंटू, या यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू di/dt, ये कितना दिया बच्चों, ये दिया 10 की पावर 3, तो सॉल्व कर लिया तो 10 वोल्ट, ठीक है, मींस 10 की पावर 3 यानी कि 10 वोल्ट। लेकिन कैसा आएगा वो भी निगेटिव, क्यों, देखिए ये इंड इसका निगेटिव है, ये पॉजिटिव, निगेटिव में पॉजिटिव घटेगा तो आंसर निगेटिव आएगा। अब इनको ऐड कर लो, इक्वल टू आ गया माइनस का 10 वोल्ट। ऑन एडिंग, जैसे ही इनको आप ऐड करेंगे VC कैंसिल, VD कैंसिल, VA माइनस VB इज इक्वल टू
क्या होगा, माइनस का 20 वोल्ट। कितना आ गया स्टूडेंट्स, -20 वोल्ट। क्लियर, ओके। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझते हैं। स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N। सपोज कर लेते हैं इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I। आप समझिए अगर सोलेनॉइड की लेंथ L है, ठीक है, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये ध्यान रखना, कैसी है ये, लॉन्ग सोलेनॉइड। तो बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे, सोचो जरा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी होंगी, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपान L। ये तो पता ही है भाई। अगर 4 मीटर में 100 टर्न्स हों, सपोज करो 4 मीटर में 100 हो, तो 1 मीटर में कितने होंगे, 25। कैसे निकाला, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपान टोटल लेंथ, 100 अपान 4, आंसर 25। मीन्स कभी भी नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ निकालना हो तो N अपान L। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, जब मैं चाहूंगा तो n की वैल्यू पुट कर लूंगा। ठीक है, सो इंड्यूस्ड फ्लक्स passes through 1 टर्न। एक टर्न से कितना फ्लक्स पास होगा, फाई इक्वल टू, तो फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। सपोज कर लेते हैं इसका एक का एरिया ए, तो फाई इक्वल टू बी म्यू नॉट एन आई इंटू ए। सो सेल्फ इंडक्टेंस, इसीलिए अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या आएगा भाई सेल्फ इंडक्टेंस, एल इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहां पे ध्यान से देखिए, फार्मूला क्या होता है एल का, एन फाई अपान आई। अभी पीछे हमने पढ़ा ना, एल इज इक्वल टू एन फाई अपान आई। ठीक है, एन कितना है भाई, एन ही रख लेते हैं अभी। फाई कितना है, म्यू नॉट एन आई ए अपान आई। ठीक है, आई से आई क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा कितना, अच्छा हम चाहें तो n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एल लिख सकते हैं। देखो यहां से तो हमारा रिलेशन बनेगा म्यू नॉट एन एल, देखो कैपिटल एन की जगह स्मॉल n इंटू ए, या म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। दिस इज द फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। अगर इसको मैं चाहूं तो n की वैल्यू पुट कर दूं क्या, कैपिटल N अपान एल, तो यहां पे एक फार्मूला और मिल जाएगा हमको। अगर n की वैल्यू पुट कर देंगे तो l क्या मिलेगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, तो l इज इक्वल टू आपको यहां से एक और फार्मूला मिल सकता है, क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल। क्यों, एन स्क्वायर अपान एल स्क्वायर आएगा, एक एल कैंसिल, और ये फार्मूला, ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर होता क्या है बच्चों कि जब किसी इंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मींस किसी कॉइल को सपोज कीजिए आपने किसी बैटरी से कनेक्ट किया, तो सिंपल सी बात है कि करंट क्या होती है 0 टू I फ्लो होगी। I क्या है स्टेडी करंट। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगी तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग I इंक्रीज धीरे धीरे बढ़ेगी। जब I इंक्रीज होती है तो करंट के इंक्रीज होने से क्या हो जाता है बच्चों, यहां पे सेल्फ इंडक्शन होता है और उस सेल्फ इंडक्शन से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं। और इस बैक ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है जो कि इसके करंट के फ्लो होने का, करंट के इंक्रीज होने का अपोज करती है। अब हम चाहते नहीं, करंट को तो हम बढ़ाएंगे ही मैक्सिमम वैल्यू तक, तो जैसे जैसे करंट बढ़ती जाएगी इंड्यूस्ड करंट का अपोज भी होता रहेगा। इसका मतलब है किसी इंडक्टर में स्टेडी स्टेट तक करंट को ले जाने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। यही वर्क इंडक्टर की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में या मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यही एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है। मींस इंड्यूस्ड करंट के अपोज की वजह से बैटरी को जो एक्स्ट्रा एडिशनल करंट, जो एडिशनल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है वही एनर्जी हमको यहां पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, हमने सपोज कर लिया एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है। L क्या है उसका? सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, suppose that an inductor having self inductance L and current I, ठीक है। Now the EMF, the induced EMF in inductor, इस इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? तो अभी हमने पढ़ा था -LdI/dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? LdI/dt। बच्चों होता क्या है कि जब हम इस इंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट उस करंट का क्या करती है? अपोज करती है, जिसकी वजह से हमको एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है कि एनर्जी हमारी खर्च हो जाती है। यही एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों जब E आ गया सो dW/dt मीन्स पावर, पावर इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? EI। बच्चों अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो क्या ये प्लस हो जाएगा? ठीक है। सो dW/dt इज इक्वल टू -E, E की जगह क्या आएगा? LdI/dt इंटू I। देखिए I इंटू E लिख लीजिए और अच्छे से क्लियर, I इंटू E, E की वैल्यू पुट कर दी गई। अब बच्चों dW कितना आ गया? तो आ गया ILdI। दिस इज द स्मॉल चेंज इन करंट, दिस इज द वर्क इन स्मॉल चेंज इन करंट। सो नेटवर्क, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी? तो इसको हम टोटल वर्क निकाल देंगे, यही पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 to I इंटीग्रेट कर देंगे। बच्चों U इज इक्वल टू क्या आएगा? L, I का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? I² by 2, 0 से I।
तो U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। ये जो हाफ LI स्क्वायर आया है, क्या ये इस फार्मूले के सिमिलर है? सिमिलर टू K इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो सेल्फ इंडक्टर होता है, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ये वैसा ही, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं। जैसे मास इनर्शिया था, कहां पे बिहेवियर इसका था? मैकेनिकल फिजिक्स में। तो जैसे मैकेनिक्स में मास होता है इनर्शियल, वैसे यहां पे L जो मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका इनर्शिया? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो बच्चों एक बात तो आपको पता चल गई कि हमको इलेक्ट्रिक करंट से R मिला था। फिजिक्स की जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच पढ़ी तो कैपेसिटर मिला था। वैसे ही मैग्नेटिज्म में हमको इंडक्टर मिला है। आपसे यह भी पूछा जाता है ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो याद रखना, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहें, हमारे चैनल के साथ बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और अगर हमारा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।